दोस्तों वेलकम टू ब्रेनी बट फनी। आज हम बात करेंगे उस क्राइम की जो 21वीं सदी में भी इंडिया का सबसे बड़ा कलंक है, डाउरी डेथ्स। हर साल करीब 7,000 से ज़्यादा औरतों की मौत दहेज की वजह से ऑफिशियली दर्ज होती है। 2022 के एनसीआरबी डेटा के हिसाब से 7,045 महिलाएं डाउरी डेथ का शिकार बनी। मतलब हर रोज लगभग 19 औरतें दहेज की वजह से मारी जाती हैं। यानी हर 72 मिनट में एक बेटी इस प्रथा की बलि चढ़ती है। और ये सिर्फ रजिस्टर्ड केसेस है। ग्राउंड रियलिटी इससे कई ज़्यादा डार्क है, क्योंकि बहुत सारे केसेस एक्सीडेंटल किचन फायर या सुसाइड कहकर दबा दिए जाते हैं। अभी हाल ही में एक घटना चर्चा में थी। निकी भट्टी अपने पार्लर खोलने और इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने का सपना देखती थी, लेकिन उसके पति विपिन को यह सब पसंद नहीं था। निकी की ही बहन, जिसकी शादी उसी घर में हुई थी, उसने साफ कहा कि दहेज की मांग ही असली वजह थी। पहले लगा कि ये मर्डर है, फिर सीसीटीवी फुटेज निकली तो एंगल सुसाइड का भी सामने आया। अब सच फॉरेंसिक रिपोर्ट ही बताएगी, लेकिन इसने फिर से अटेंशन खींचा है इंडिया की सबसे बड़ी सोशल प्रॉब्लम, दहेज का। ये बहुत ही शॉकिंग है कि दुष्कर्म के बाद होने वाली हत्याओं से 25 गुना ज़्यादा ये नंबर है। और ये तो सिर्फ डाउरी डेथ्स है। डाउरी हैरेसमेंट केसेस 2.5 लाख से भी ऊपर है। सिर्फ आंकड़े नहीं, अगर आप आज का लोकल अखबार उठा लीजिए तो 2-3 खबरें आपको यूं ही मिल जाएगी। कानून भरे पड़े हैं। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 दहेज लेना और देना दोनों क्राइम है। IPC 304B शादी के 7 साल के अंदर अननेचुरल डेथ हुई तो ससुराल वालों पर एक्शन। IPC 498A क्रूएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स। एविडेंस एक्ट 113B प्रिजम्पशन अगेंस्ट इन लॉज। इतने सारे लॉज होने के बावजूद कन्विक्शन रेट मुश्किल से 2 to 3% है, क्योंकि रिपोर्टिंग ही कम होती है और सोसाइटी अब भी दहेज को ओपनली रिजेक्ट नहीं करती। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसी शादी जिससे दोनों घरों की शोभा बढ़े। यहाँ समस्या कानून की नहीं है, माइंडसेट की है। शादी अब प्यार या कंपेनियनशिप का बॉन्ड कम और स्टेटस सिंबल ज़्यादा हो गया है। अरेंज मैरिजेस प्रैक्टिकली एक मार्केट बन चुकी है। ऐसी वेबसाइट्स मौजूद है जहाँ दूल्हे के प्राइस टैग लगे होते हैं। सरकारी क्लर्क हो तो 10 से 12 लाख और बाइक 1.5 लाख वाली, दरोगा हो तो 20 लाख और बोलेरो, इंजीनियर हो तो 30 लाख और होंडा सिटी, STO हो तो 50 लाख और स्कॉर्पियो, और IAS बस मुंह मांगी कीमत मिल जाती है IAS को तो। ऊपर से वायरल रील्स के तो क्या कहने। हमें तो इतना दहेज मिला जी, यानी शर्म जहां आनी चाहिए वहां पर लोग शो ऑफ कर रहे हैं। 1,11,111 जब दहेज को लोग लालच समझने की जगह अचीवमेंट मानने लगे तो मौतों का बढ़ना आश्चर्य नहीं है। अब बहुत लोग कहेंगे कि दहेज हमारी संस्कृति का हिस्सा है। असल में सच ये है कि स्त्री धन का कॉन्सेप्ट बेटी के लिए एक सिक्योरिटी था। पुराने समय में लड़की को शादी के बाद पिता भाई के घर से अलग होकर नए घर जाना होता था, तो उसके पास अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे। इसी वजह से गहने, कपड़े, बर्तन, ज़मीन, प्रॉपर्टी जैसी चीज़ें सीधे उसके नाम पर दी जाती थी। लेकिन कॉलोनियल समय में जब ज़मीन और प्रॉपर्टी का ओनरशिप सिस्टम बदला तो ये स्त्री धन धीरे धीरे लड़की से छीन कर लड़के के घर वालों का हक बना दिया गया। यानी जो बेटी के लिए था वो दूल्हे की फैमिली के लिए जैकपॉट बन गया। धीरे धीरे ये सोच बनी कि शादी कोई समझौता नहीं बल्कि लड़की वालों की डील है। दुल्हन दान से ये प्रथा सीधे दूल्हे की मांग बन गई। अब देखिए, यहाँ पे प्राइस टैग सिर्फ लड़कों पर नहीं लड़कियों पर भी लगता है। सोसाइटी ओपनली बोलती है अगर लड़की गोरी है तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। डॉक्टर या इंजीनियर है तो दहेज इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जाता है। MBA या IT जॉब कर रही है तो लड़के वाले कहते हैं ठीक है, कम डाउरी लेंगे क्योंकि सैलरी आ जाएगी। लेकिन अगर लड़की सिर्फ हाउसवाइफ है या पढ़ाई पूरी नहीं की तो सीधा डायलॉग आता है थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और सबसे शॉकिंग ट्रेंड, वेबसाइट्स और शादी के ब्रोकर्स ओपनली टैग बता देते हैं। फेयर, स्लिम, कॉन्वेंट एजुकेटेड, हाई डिमांड, डिवोर्स्ड या डस्की कॉम्प्लेक्शन हो तो डाउरी बढ़ाओ, जॉब करती है तो अर्बन बैकग्राउंड डाउरी कम कर सकते हैं। यानी इंसान की वैल्यू कैरेक्टर, वैल्यूज या नेचर से नहीं, कॉम्प्लेक्शन, सैलरी और पैकेज से तय हो सकती है।
सोचिए, बेटी इंसान नहीं एक शेयर मार्केट की कमोडिटी बन चुकी है। मतलब शादी नहीं, सीधा ऑक्शन हो रहा है। अब आते हैं एक और अहम मुद्दे पर, एलिमनी, यानी शादी टूटने पर पत्नी को मिलने वाला गुजारा भत्ता। इंडिया में कानून साफ है, अगर शादी टूट जाती है तो पत्नी को मेंटेनेंस का हक है। हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम वुमेन एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट और CRPC 125 सब में अलग अलग प्रोविजंस हैं। लेकिन हकीकत, कोर्ट केसेस सालों तक खींचते हैं और एलिमनी अमाउंट भी कई बार इंसल्टिंगली कम तय होता है। कभी 2000, कभी 5000, जबकि असली खर्च उससे 10 गुना ज्यादा होता है। लेकिन एलिमनी का एक दूसरा काला सच भी है, कई बार इस कानून का गलत इस्तेमाल भी होता है। कई मामलों में पत्नियां झूठे आरोप लगाकर या छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग को बड़ा बनाकर ह्यूज एलिमनी डिमांड्स करती हैं। कुछ रिपोर्ट्स और कोर्ट ऑब्जर्वेशंस में साफ कहा गया है कि IPC 498A यानी क्रूएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स का मिसयूज कई बार सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि 498 का मिसयूज हो रहा है और ये कानून महिलाओं के हाथ में हथियार बन गया है। फॉर एग्जाम्पल 2014 में अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को वार्निंग दी थी कि सिर्फ 498A के आरोप पर तुरंत अरेस्ट मत करो, क्योंकि बहुत बार केसेस एग्जैजरेटेड या फॉल्स होते हैं। कई हाई प्रोफाइल तलाक केसों में अदालत ने पाया कि पत्नी ने हस्बैंड को फाइनेंशियली और सोशली दबाने के लिए बड़ी एलिमनी की डिमांड रखी, जबकि एक्चुअल जरूरत कई कम थी। इसका नतीजा यह है कि जेन्युइन केसेस में भी डाउट पैदा हो जाता है। सोसाइटी में ये परसेप्शन फैलता है कि हर महिला कंप्लेंट डाउरी, हैरेसमेंट या एलिमनी डिमांड के लिए ही करती है। असलियत ये है कि कुछ औरतें सच में पीड़ित है और उन्हें न्याय चाहिए, कुछ इसका मिसयूज करती है और अपने पति को सेटलमेंट मनी के लिए ब्लैकमेल करती हैं। और इसी वजह से जरूरी है कि इंडिया में क्वासी प्रेनअप या स्ट्रक्चर्ड एलिमनी लॉ आए, ताकि दोनों पार्टीज के लिए एक फेयर सिस्टम बने। ना जेन्युइन विक्टिम्स को कोर्ट में सालों तक लड़ना पड़े, ना ही इनोसेंट हस्बैंड्स को झूठे आरोपों और अनरीजनेबल एलिमनी की वजह से जिंदगी भर भुगतना पड़े। दुनिया के कई डेवलप्ड देशों में शादी से पहले एक लीगल एग्रीमेंट होता है, जिसे कहते हैं प्रेनप्शियल एग्रीमेंट या फिर क्वासी प्रेनअप। क्या होता है ये समझते हैं। ये एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है जो शादी से पहले साइन किया जाता है। इसमें दोनों पार्टनर्स अपने फाइनेंशियल राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रॉपर्टी का डिवीजन पहले से तय कर लेते हैं। डिवोर्स या सेपरेशन की सिचुएशन में किसको क्या मिलेगा, कौन किस चीज़ का जिम्मेदार होगा, सब क्लियर होता है। और ये एप्लीकेबल है USA में, ऑलमोस्ट हर स्टेट में वैलिड है, लेकिन कोर्ट फेयरनेस चेक करती है। UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहाँ पे प्रेनअप्स को मान्यता मिलती है, स्पेशली प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस डिस्प्यूट्स अवॉइड करने के लिए। फ्रांस, जर्मनी, साउथ अफ्रीका लीगली बाइंडिंग और इसके बिना मैरिज वैलिड ही नहीं होती कुछ केसेस में। सिंगापुर और फिलीपाइंस प्रेनअप एग्रीमेंट्स क्लियरली इन्फोर्सेबल होते हैं। इंडिया में इसकी क्या पोजीशन है? इंडिया में प्रेनअप एग्रीमेंट्स अभी लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और मैरिज लॉज के क्लैश की वजह से कोर्ट प्रेनअप को बाइंडिंग नहीं मानती, सिर्फ एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर देखा जाता है, लेकिन जब फैमिली लॉज के अगेंस्ट हो तो इनवैलिड हो जाता है। क्यों लाना चाहिए ये इंडिया में? क्योंकि हर साल हज़ारों डाउरी केसेस और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं। अगर प्रेनअप होगा तो डाउरी का सिस्टम ख़त्म हो सकता है, क्योंकि दोनों पार्टीज़ के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहले से फिक्स होंगे। डिवोर्स के केसेस में लॉन्ग कोर्ट बैटल्स और एलिमनी डिस्प्यूट्स कम होंगे। ये एक जेंडर न्यूट्रल सेफ्टी नेट बन सकता है, लड़का और लड़की दोनों के लिए। वैसे फॉरेन कंट्रीज में शादी सिंपल होती है, कंपैटिबल नहीं बनी तो डिवोर्स ले लिया। हाँ, डिवोर्स रेट इंडिया से ज़्यादा है, लेकिन एक फ़र्क है, वो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप को खींचते नहीं है, पार्टनर अब्यूजिव है, बस वही फुल स्टॉप लगा देते। लेकिन इंडिया में पेरेंट्स का एक ही डायलॉग होता है, शादी हो गई तो ज़िंदगी भर निभाना पड़ेगा, चाहे अब्यूज़ हो या जान तक चली जाए। यानी यहाँ शादी एक रिश्ता कम और सोशल प्रेशर ज़्यादा बनता है। अब इसका सल्यूशन क्या है? स्कूल से शुरुआत हो सकती है। सिर्फ सिविक्स के एग्ज़ाम में 5 नंबर के लिए मत पढ़ाओ कि डाउरी गलत है। बच्चों को छोटी उम्र से सिखाओ कि इंसान का वैल्यू उसकी सैलरी या जॉब से नहीं तय होता। लीगल सेफगार्ड्स, अगर लड़की वाले कुछ देना ही चाहते हैं तो उसकी पूरी गिफ्ट लिस्ट रजिस्टर होनी चाहिए, दोनों परिवारों के सिग्नेचर्स हो और वही लीगल डॉक्यूमेंट माने जाए। एसेट्स या प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है तो वो लड़की के नाम पर हो, ताकि शादी के बाद उसके पास फाइनेंशियली बैकिंग रहे। विक्टिम्स और विटनेसेस को ज़्यादा प्रोटेक्शन मिले, ताकि हैरेसमेंट केसेस दबाए ना जाए।
इंडिविजुअल लेवल पर हम क्या कर सकते हैं? सिंपल है, जब भी कोई डाउरी फ्लेक्स वाली रील दिखे तो कमेंट में लिखो वाह कैसी शर्मनाक अचीवमेंट है, क्योंकि जितना हम नॉर्मलाइज करेंगे उतना ये कैंसर फैलता रहेगा। सोसाइटी को खुश करने के लिए अपने ही जिगर के टुकड़े को आग में मत झोंको। बेटियां घर की इज्जत ही नहीं बल्कि घर की अमानत भी होती हैं, और अमानत को किसी की लालच के हवाले करना मतलब उसे धीरे धीरे मौत की तरफ ढकेलना है। और सच यही है, डाउरी प्रथा को पूरी तरह खत्म करना आसान नहीं है, लेकिन बदलाव आज भी हमसे शुरू हो सकता है। बेटियों की कीमत दहेज से नहीं उनके सेल्फ वर्थ से तय होती है। और याद रखिए, अगर सोसाइटी को बदलना है तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।